वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 7 दिसंबर 2023 और 7 दिसंबर 2023 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे कि हाल ही में भारत के नए नौसेना उप प्रमुख कौन बनेंगे और हाल ही में मिजोरम और तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं। 8 और 9 दिसंबर को 2023 को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन कहां पर आयोजित होगा, इनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो रोज आपको 7 बजे डेली आपको रोजाना ये क्लास मिलती है पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे। सभी साथियों को गुड मॉर्निंग, सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। तो सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। हाल में विश्व के पहले पोर्टेबल अस्पताल आरोग्य मैत्री क्यूब का अनावरण किस शहर में किया गया? गुरुग्राम, हरियाणा। हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने घोषणा की कि भारतीय संस्कृति के अनुसार नौसेना में रैंकों का नाम बदला जाएगा। यह घोषणा कहाँ की गई? महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग में। रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड ने देश में बनने वाला अब तक का सबसे बड़ा कौन सा सर्वेक्षण पोत भारतीय नौसेना को सौंप दिया? तो वो है आईएनएस संध्याहक। किस संगठन को मुंबई में आयोजित 19वें इंडिया बिजनेस लीडर अवार्ड में ब्रांड इंडिया में उत्कृष्ट योगदान पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसरो और इसरो की टीम को। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस द्वारा किस वर्ड को वर्ड ऑफ द ईयर नामित किया गया? तो रिज को। व्हाइट लंग सिंड्रोम नामक निमोनिया जैसी बीमारी के मामलों में वृद्धि का अनुभव करने वाला पहला अमेरिकी राज्य बना, तो वो है ओयो। भारतीय कंपनियों में कौन सी कंपनी 6 लाख करोड़ रुपए को पार करने वाली 8वीं कंपनी बनकर एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की? वो है भारतीय एयरटेल। और राष्ट्रपति एंड्री राजो एलिना को किस देश के राष्ट्रपति के रूप में तीसरे कार्यकाल के लिए नियुक्त किया? तो ये बने हैं मेडागास्कर के राष्ट्रपति। ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर लिया। ये क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पर भी मिल चुके हैं और रोज शाम आपको टेलीग्राम पर मिलते रहेंगे। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और लगातार आपको शाम को 4 बजे सूचना सहायक की आपको क्लास भी दी जा रही है। तो रोज आपको सूचना सहायक की क्लास मिलती रहेगी। 3 नंबर का मैंने आपको सीरीज भी करवा दी है। बाकी मैंने आपको बढ़िया तरीके से पिछले 3 महीनों का करंट करंट दे दिया मैंने, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर का। इसमें राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स की 1 घंटे लगभग 2 घंटे की मैराथन क्लास मैंने आपको दे दी है। कल परसों मैंने क्लास दी थी, पिछले 3 महीनों का करंट मैंने आपको करवा दिया है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। और इसके अलावा आपको लगातार टेस्ट सीरीज तो दी जा रही है। पहला क्वेश्चन देखो आपके सामने। हाल ही में जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के नेता लाल दुहोमा किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 8 दिसंबर को शपथ लेंगे? अभी आपको पता है 5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव हुए। उसके अंदर राजस्थान था, मिजोरम भी था, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। तो 5 राज्य थे। लेकिन राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में अभी भी सस्पेंस चल रहा है, अभी किसको सीएम बनाया जाएगा। और अभी तेलंगाना और मिजोरम के नए मुख्यमंत्री बन भी चुके हैं। तो जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के नेता हैं लाल दुहोमा। तो ये किस राज्य के मुख्यमंत्री के रूप में 8 दिसंबर को शपथ लेंगे? और ये बन चुके हैं मिजोरम के। याद रखना, ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, ये मिजोरम के सीएम बनेंगे और ये कल 8 दिसंबर को शपथ लेंगे। तो ये जोरम पीपुल्स मूवमेंट पार्टी के नेता हैं लाल दुहोमा, किसके? मिजोरम के मुख्यमंत्री बनेंगे। अब देखो पूरी डिटेल याद रखनी है। ये 74 वर्षीय आईपीएस अधिकारी से राजनेता, ये पहले आईपीएस अधिकारी थे, वहां से सीधे ये राजनेता बने। लाल दुहोमा ने हाल ही में संपन्न मिजोरम विधानसभा चुनाव में अपनी पार्टी जोरम पीपुल्स मूवमेंट को भारी जीत दिलाई है। मिजो नेशनल फ्रंट और कांग्रेस के अलावा मिजोरम में तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है जोरम पीपुल्स मूवमेंट है मानेगी, यानी कि इसके अलावा ये तीसरी सबसे बड़ी पार्टी है ना, जोरम पीपुल्स मूवमेंट है। इसने अब की बार बहुत बड़ी जीत हासिल की। नेता लाल दुहोमा एक पूर्व आईपीएस अधिकारी हैं जो पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सुरक्षा की कमान है संभाल चुके हैं। ये जो पूर्व प्रधानमंत्री थी ना अपनी इंदिरा गांधी, उनकी ये सुरक्षा की कमान भी
संभाल चुके हैं। एक एक लाइन यहाँ से आपके लिए महत्वपूर्ण है। मिजोरम में 40 विधानसभा सीटों पर चुनाव में जोरम पीपल्स मूवमेंट ने सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। तो 40 विधानसभा सीटों पर इस पर चुनाव हुए थे और जोरम पीपल्स मूवमेंट में 27 सीट जीतकर बहुमत हासिल कर लिया और वही सत्ताधारी मिजो नेशनल फ्रंट के खाते में 10 सीटें हासिल की गई थी। तो ये देखो कितनी सीटें जीत ली, 40 में से 27 सीट इन्होंने जीती है। और अपनी पार्टी की हार के एक दिन बाद ही पूर्व मुख्यमंत्री जोरमथंगा ने अपने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। जो पहले वाले सीएम थे ना जोरमथंगा, उन्होंने इस्तीफा दे दिया और कल अब 8 दिसंबर को अपने जो नए सीएम बनेंगे वो लाल दुहोमा बने। कौन बनेंगे? लाल दुहोमा नए सीएम मिजोरम के बनेंगे। तो ये तो हो गया मिजोरम की बात। अब अपनी बात कर लेते हैं, हाल ही में कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी किस राज्य के नव घोषित मुख्यमंत्री बने हैं? तो आपको बताइए कांग्रेस के नेता हैं, नेता कौन है? रेवंत रेड्डी, और ये बन चुके हैं तेलंगाना के नए सीएम। तो आपको सभी को पता है छत्तीसगढ़ में भाजपा, मध्य प्रदेश में भाजपा और राजस्थान में भी भाजपा, तो तीनों में भाजपा और तेलंगाना के अंदर कांग्रेस ने बाजी मारी है। तो कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी ये तेलंगाना के नए सीएम बनेंगे। देखो कांग्रेस नेता रेवंत रेड्डी को तेलंगाना का नया मुख्यमंत्री बनाने का ऐलान कर दिया। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष हैं लोकप्रिय युवा चेहरा माने जाने वाले रेवंत रेड्डी ने सत्ता की बागडोर थामने की रेस में सूबे के पुराने पार्टी दिग्गजों को भी पीछे छोड़ दिया। 7 दिसंबर यानी कि आज तेलंगाना में कांग्रेस की पहली सरकार के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। तो ये आज तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेंगे। कौन है? रेवंत रेड्डी। ये पुख्ता संकेत ये है कि दलित समुदाय के वरिष्ठ नेता भट्टी विक्रमार्क को डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। जो में डिप्टी सीएम बनेगा ना, वो एक मतलब पुख्ता संकेत ये माने जा रहे हैं कि दलित समुदाय के वरिष्ठ नेता हैं भट्टी विक्रमार्क, उनको क्या है डिप्टी सीएम बनाया जाएगा। और 2014 में तेलंगाना के गठन के बाद पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री बने, यानी कि 2000 गठन के बाद में देखो पहली यहाँ पर कांग्रेस की सरकार आई है। तो रेवंत रेड्डी तेलंगाना के नए सीएम बनेंगे आज, और ये आज भी शपथ लेंगे। हाल ही में भारत के नए नौसेना उप प्रमुख कौन बनेंगे? हाल ही में भारत के नए नौसेना उप प्रमुख कौन बनेंगे? तो ये बनेंगे दिनेश के त्रिपाठी, ऑप्शन नंबर 1 है। अगर आपसे वर्तमान में पूछे कौन है तो वो है तरुण सोबती, लेकिन अगले साल यानी कि जनवरी के अंदर ये पदभार संभालेंगे दिनेश के त्रिपाठी। ये अभी हाल ही में भारत के नए नौसेना उप प्रमुख के पदभार अगले साल यानी कि 9 वर्ष के अंदर पदभार संभालेंगे। तो वर्तमान में कौन है? तरुण सोबती। वाइस एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी को नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख के पद पर नियुक्त किया जाएगा। अगले साल जनवरी में पदभार संभालेंगे। दिनेश त्रिपाठी अब वर्तमान में पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में कार्यरत है। वर्तमान में इस कार्य पर चल रहे हैं। पश्चिमी नौसेना कमान के फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ के रूप में नौसेना स्टाफ के उप प्रमुख वाइस एडमिरल सू सिंह को नियुक्त किया गया है। अब जैसे ही अब यहाँ पे अब वर्तमान में तो पश्चिमी नौसेना के कमान वो ऑफिसर हैं, लेकिन अब वो आगे नौसेना के उप प्रमुख बनेंगे तो ये इन वाला पद खाली हो जाएगा। अब इनके पद पर किसको नियुक्त कर दिया? सू सिंह को नियुक्त किया है। जो नीचे मैंने आपको लाइन करवाई ना, ये देखो सू सिंह, इनको क्या है यहाँ पर इनको आगे नियुक्त किया जाएगा। तो ये 2 क्वेश्चन आपके लिए मैंने बढ़िया करवा दिए। भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटियस शार्क जीवाश्म जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है, शोधकर्ताओं द्वारा ये किस राज्य में खोजा गया है? और ये खोजा गया है राजस्थान के जैसलमेर जिले में। याद रखना, राजस्थान के जैसलमेर जिले के अंदर ये भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटियस शार्क जीवाश्म है जो लगभग 115 वर्ष मिलियन पुराना है। वो भी शोधकर्ताओं के द्वारा राजस्थान के जैसलमेर जिले में इसकी खोज हुई है। देखो भारत का पहला प्रारंभिक क्रेटियसिस शार्क जीवाश्म जो लगभग 115 मिलियन वर्ष पुराना है, शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा राजस्थान के जैसलमेर बेसिन के हाबूर संरचना में खोजा गया है। कहां पर खोजा गया? राजस्थान के जैसलमेर बेसिन के हाबूर संरचना में इसको खोजा गया। जीवाश्म की खोज का विवरण
शोध पत्र का शीर्षक है भारत से पहला प्रारंभिक क्रेटेशियस शार्क है और इसे 18 नवंबर को हिस्टोरिकल बायोलॉजी एंड इंटरनेशनल जर्नल ऑफ पेलियोबायोलॉजी में प्रकाशित किया गया था। तो ये बड़ी लाइन है ना आपके लिए, एक एक बड़े करंट में बड़े शानदार तरीके से आपको मैं करवा रहा हूं। अगला, किस शहर में 8 और 9 दिसंबर को 2023 को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित होगा? और ये आयोजित होगा देहरादून के अंदर। कहां पर आयोजित होगा? देहरादून उत्तराखंड के अंदर है। यानी कि कल और परसों 8 और 9 दिसंबर को वैश्विक निवेशक शिखर सम्मेलन आयोजित किया जाएगा। देखो, देहरादून में 8 और 9 दिसंबर को प्रस्तावित वैश्विक निवेशक सम्मेलन की तैयारियां जोरों पर है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने जौलीग्रांट हवाई अड्डे से वन अनुसंधान संस्थान तक सड़क निर्माण और सुंदरीकरण का कार्य निरीक्षण किया है। उन्होंने क्या है, जो सड़क निर्माण चल रहा है उसका निरीक्षण किया है मुख्यमंत्री ने। और मोदी जी 8 दिसंबर को यानी कि कल वन अनुसंधान संस्थान में शिखर सम्मेलन का आधिकारिक उद्घाटन करने के लिए तैयार है। यानी कि इसका उद्घाटन कौन करेंगे? हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी। कोप 28 में किस राज्य को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है? तो कोप 28 आपको पता है दुबई के अंदर कोप 28 चल रहा है, लगभग 12 दिसंबर तक ये चलेगा। तो इसमें वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है बिहार राज्य को। किसको मिला है? कोप 28 में बिहार को वनीकरण प्रयासों के लिए अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। देखो, बिहार सरकार द्वारा वनीकरण के क्षेत्र में विशेष रूप से जल जीवन हरियाली अभियान यानी कि ग्रामीण विकास विभाग के माध्यम से किए गए कार्य को दुबई में चल रहे संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कोप 28 में अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। उन्होंने क्या है, वनीकरण यानी कि वनों के क्षेत्र में जल जीवन हरियाली अभियान के क्षेत्र में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है बिहार की सरकार ने। अब उनको वहां पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मान मिला है। भारत का शेयर बाजार ऐतिहासिक रूप से 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया है। इसने किस देश को पीछे छोड़ दिया है? क्यों पहुंच गया? अब आपको पता है भारत का जो शेयर बाजार है ना वो बहुत ही उछाल लगातार इसके अंदर चल रहा है और ये अभी ऐतिहासिक रूप से 4 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंच गया और इसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। किसको पीछे छोड़ दिया? हांगकांग को। देखो, भारत का शेयर बाजार ऐतिहासिक रूप से 4 ट्रिलियन तक पहुंच गया जिसने हांगकांग को पीछे छोड़ दिया है। 3 साल की उल्लेखनीय वृद्धि में 1 ट्रिलियन की वृद्धि के अंतर को कम कर दिया है। यानी कि 3 साल की इस उल्लेखनीय वृद्धि में क्या है, एक साथ उन्होंने क्या है 1 ट्रिलियन की वृद्धि की है। वो यह विकास दुनिया के 5वें सबसे बड़े इक्विटी बाजार की तीव्र वृद्धि को उजागर करता है। यानी कि शेयर बाजार के अंदर इतना उछाल क्यों आया है? क्योंकि आपको पता है 3 राज्यों के अंदर भाजपा की सरकार आई है। यह बहुत बड़ा एक मतलब ऐतिहासिक रचा है, तो इसलिए शेयर बाजार के अंदर भी बहुत बड़ा उछाल आया है। किस बॉलीवुड अभिनेता को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया? हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेता को रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया? और ये किया गया रणवीर सिंह को। किसको? बॉलीवुड अभिनेता है, ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो रणवीर सिंह है और इनको रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में सम्मानित किया गया है। देखो, मुख्य तथ्य है रेड सी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में एक शानदार पल देखने को मिला। इसमें बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह को शेरोन स्टोन के हाथों से सम्मानित किया गया। किसके हाथों? शेरोन स्टोन के हाथों से इनको सम्मानित किया गया। इस फेस्टिवल का आयोजन सऊदी अरब के जेद्दा में किया गया था। इस फेस्टिवल का आयोजन कहां पर हुआ? सऊदी अरब के जेद्दा में इसका आयोजन हुआ। इस पुरस्कार की दौड़ में हॉलीवुड अभिनेत्री डायने क्रूगर और सऊदी अरब अभिनेता लेखक अब्दुल्ला अल सहदान भी इसके अंदर शामिल थी। तो अपनी अभिनेत्री थी डायने क्रूगर और अभिनेता थे रणवीर सिंह। इनको क्या है, सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो आपके सामने, किस मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन की शुरुआत की जिसे ग्राम मानचित्र के नाम से जाना जाता है? अब याद रखना, ग्राम मानचित्र से पता चल रहा है किसने किया। ये किया है पंचायती राज मंत्रालय द्वारा। किसके द्वारा? अभी पंचायती राज मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली एप्लीकेशन की शुरुआत की है जिसे ग्राम मानचित्र के नाम से जाना जाता है। किस मंत्रालय ने? पंचायती राज मंत्रालय ने। देखो,
ग्राम पंचायत स्तर पर स्थानिक योजना को बढ़ाने के लिए एक रणनीतिक कदम में पंचायती राज मंत्रालय ने भौगोलिक सूचना प्रणाली GIS एप्लीकेशन की शुरुआत की, जिसे ग्राम मानचित्र के नाम से जाना जाता है। उन्होंने एक मतलब ऐप लॉन्च किया है ग्राम मानचित्र। इसमें क्या है, ग्राम के अंदर जो गांव का विकास को बढ़ाने के लिए, एक स्थानिक योजना को बढ़ाने के लिए उन्होंने इस जो है ऐप को स्टार्ट किया है। किस राज्य के पासीघाट में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया है? किस राज्य के पासीघाट में हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया? और ये किया गया अरुणाचल प्रदेश में। ऑप्शन नंबर 1 कहां पर किया गया है? ये देखो तस्वीर में आप देख सकते हो, अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में क्या है, हम्प द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय का अनावरण किया गया है। 29 नवंबर को अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी सियांग जिला है, मुख्यालय है पासीघाट में, द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान मित्र देशों की सेना के शहीद वायु सैनिकों को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। यानी कि कुछ साल पहले क्या है कि इस दुर्घटना के अंदर जो है इसमें जो मित्र देश है उनके सेना के जो शहीद हुए थे, वहां पर उनको वायु सैनिकों को समर्पित एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। हम पर द्वितीय विश्व युद्ध संग्रहालय उन विमान चालक यानी कि जहाजों के जो चालक थे उनको सम्मान देता है जो उत्तर पूर्वी असम और चीन में यूनान के बीच खतरनाक हवाई मार्ग को नेविगेट किया, जिसका उपनाम है द हम्प रखा गया है। तो इसमें क्या है, बहुत सारे सैनिक इसके अंदर हवाई चालक थे, उसमें शहीद हुए थे, उन्हीं की याद में यहाँ पर एक संग्रहालय का उद्घाटन किया गया। नेक्स्ट देखो, भारतीय दिवालिया एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? बस आपको याद रखना है, जितेश जॉन को। ऑप्शन नंबर सी किसको किया गया? जितेश जॉन है। ये देखो तस्वीर में, इनको क्या भारतीय दिवालिया एवं शोधन अक्षमता बोर्ड के कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। भारतीय आर्थिक सेवा के अधिकारी जितेश जॉन ने भारतीय दिवालिया एवं शोधन अक्षमता बोर्ड IBBI के कार्यकारी निदेशक के रूप में कार्यभार संभाला है, और इससे पहले वह ऊर्जा मंत्रालय में आर्थिक सलाहकार के रूप में सेवाएं दे चुके हैं। तो इतना पॉइंट आपको साथ साथ में याद रखना है। यह टेलीग्राम ग्रुप है, तो टेलीग्राम पे आप प्रताप क्लासेस सर्च करोगे, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है। टेलीग्राम पे कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नया नोटिफिकेशन आता है, कोई क्लास का टाइम कब आएगी कब नहीं आएगी, सब आपको सूचना मिलती है। और जो आपको मैं रिवीजन देता हूँ ना शुरुआत में करंट में, वो भी आपको टेलीग्राम पर क्वेश्चन मिल जाते हैं। पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था? 1 दिसंबर 2023 को वायुसेना मुख्यालय नई दिल्ली में महानिदेशक का पदभार किसने संभाला? तो ये संभाला है मकरंद रनाडे ने। बहुत सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। देखो आपके जितने भी भाई बंधु हैं, दोस्त हैं, उनके साथ साथ उनको भी क्लास से शेयर किया करो ताकि उनको भी फायदा हो, क्योंकि थोड़े समय में आपको इतना बढ़िया सारा आपको करंट करवाया जाता है। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा रैंकिंग 2023 में भारत का स्थान 47वां, 49वां, 55वां और 42वां, और साथ में मुझे पहला स्थान भी बताओगे, इसके अंदर भी पहला स्थान किस देश का है और भारत का की रैंक भी आप मुझे कमेंट में जरूर बताओगे। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। बाकी आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है, लगातार आपको क्लासें दी जा रही है बढ़िया तरीके से, और रोज आपको सुबह करंट की क्लास मिलती रहती है, और शाम को 4 बजे सूचना साई की स्पेशल क्लास आपको मिलती रहेगी। तो सारे साथी एक बार वीडियो को लाइक शेयर करेंगे बढ़िया तरीके से, और धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।